बानी पीटीआई की हिदायत है कि सैलाब को मद्देनज़र रख कर जलसा करें। जलसे की तारीख का ऐलान 5 दिन कबल करूँगा। अब जलसे की तारीख का ऐलान ना करने की वजह क्या है, ये तो गंडापुर साहब ही जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मौजूदा सूरत हाल में, जब हर तरफ सैलाब से तबाही फैल चुकी है, ऐसे मौके पर पीटीआई का जलसा करने का फैसला दुरुस्त है? इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करते हैं। पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब आपके वक्त का। इससे पहले कि पॉलिटिक्स पर जाएं, जो करंट डिज़ास्टर मुल्क में हम देख रहे हैं, 2022 में इतना मेजर फ्लड आता है, अरबों डॉलर का नुकसान होता है, और 2025 में तकरीबन 1000 के करीब कैजुअल्टीज़ अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। अब भी कहा जा रहा है अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। एहसन इकबाल साहब ने कहा 30 साल पीछे चले गए हैं एक फ़्लड के एपिसोड से हम लोग। तो क्या लगता है आपको कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको अपने मसाइल पसे पुश डाल के पहले इन मामलात पर नहीं बैठना चाहिए, जिससे आवाम का अमलाक का नुकसान भी इतना बड़ा हो रहा है, उनकी जान का नुकसान भी हो रहा है, और हर साल इकॉनमी को भी ये डैमेज कर रहा है, लेकिन इस पर वो कोऑपरेशन सियासतदानों की दिखाई क्यों नहीं देती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हमेशा मुज़म्मिल साहब, जो इंसानी अलमिया होता है, कोई ट्रेजिडी हो, कोई डिज़ास्टर हो, कोई अर्थक्वेक हो, खुदा न खास्ता फ्लडिंग हो, इस तरह का जो भी हो, जैसे 2005 का ज़लज़ला था, बहुत से उसके बाद सैलाब भी आए, कौम को इकट्ठा करती हैं। इस बार बदकिस्मती से मैं जो देख रहा हूँ कि जिस तरीके से जो सियासी लीडरशिप है उसको कम से कम फ्लड के मामले पे एक पेज पे होना चाहिए था, वो मुझे मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, एग्री करता हूँ कि उस तरह नज़र नहीं आ रहा। उसमें किसी एक को दोष भी नहीं देता कि मैं सारा मलबा हुकूमत पे डालूँ या हुकूमत हम पे डाले। ये हम सबकी मुश्तरका काविश या जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जितनी भी कोई इज़्ज़त है और जो कुछ भी है अल्लाह के बाद इस अवाम के वोट की वजह से है। तो लोगों की ज़िंदगी जो है उसको बचाना अहम है। इसीलिए जब फ्लड आया था तो मैंने एक बात की थी कि लेट्स सेव लाइव्स, पॉलिटिक्स कैन वेट अ बिट। तो कौमी असम्बली में अभी जो इजलास ख़त्म हुआ है उसके पहले दिन फ्लड पे कोई बात हुई, तो मैंने यही बात वहाँ भी की कि इस पे पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए, और उनको मुत्तहिद करने के लिए यही पार्लियामेंट है, यही सियासी जमातें हैं। तो यस, ज़्यादा मिल के काम करना चाहिए था इस पे, बजाय इसके कि ज़्यादा तनकीद एक दूसरे पे करते। ठीक है। इसके अलावा पार्टी अफेयर्स की अगर हम बात करें, पीटीआई ने कमेटियों से इस्तीफ़े दिए, और इस पर अयाज सादिक साहब कहते हैं कि जल्दबाजी नहीं है और मुशावरत हम करेंगे, कोशिश उनकी यही है कि इस्तीफ़े वापस ले लिए जाएं। तो अब मुज़ाकरात की पेशकश भी उन्होंने की। अब तक उनकी टोन तो यही कहती है कि आप सिस्टम का हिस्सा रहें, आप पार्लिमानी सियासत करें, आप को माइनस ना किया जाए। तो इस पर कोई नज़रसानी नहीं करती तहरीक इंसाफ के उनकी इस ऑफ़र को संजीदा लिया जाए? देखिए, मसाइल का हल तो गुफ्तगू से ही निकलेगा एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि जितना भी कोई आप बड़ा एहतजाज करते हैं उसका मकसद होता है कि मुज़ाकरात का रास्ता खुले और कोई सियासी मसाइल का सियासी हल निकले। लेकिन हुकूमत अगर संजीदा है तो उसके लिए इमरान खान साहब से या तो ख़ुद बात कर ले, उनका जो भी कोई ज़िम्मेदार बंदा हो, या फिर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इमरान खान साहब की जमात की, जो उनके साथ 10-15 साल से चले हुए लोग हैं, जो उनको समझते हैं, तो उनको रसाई दें। बिल्कुल बात होनी चाहिए, मसाइल का हल उसी से निकलेगा। लेकिन हुकूमत की तरफ से उस तरह उस लेवल की संजीदगी ज़ाहिर तब होगी जब उनका अमल इस बात की तस्दीक करेगा। गुफ्तगू तो वो अच्छी करते हैं, कौमी असम्बली के फ्लोर पे या पार्लियामेंट में दावत भी दे देते हैं मुज़ाकरात की, लेकिन उसको फिर वो सेकंड नहीं करते अमल से कि वो खान साहब तक रसाई दें और खान साहब तक हम लोग पहुँचें, उनसे या तो डायरेक्ट बात करें, अपनी लीडरशिप को उन तक पहुँचाएँ, ताकि फिर बात अगर बढ़नी है तो फिर बढ़े। क्योंकि इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर बाहर जो लीडरशिप बैठी है, मैं समझता हूँ इतना कद नहीं है किसी का भी कि वो खुद से जाके बैठ के मुज़ाकरात करके तो मसाइल के हल निकालने की तरफ जाए। वो इजाज़त इमरान खान साहब ने देनी है। अच्छा, और जो खान साहब की तरफ से ये पॉलिसी मैं तो कहूँगा इम्पोज़ की गई कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना, उसकी वजह है कि लीगल कमेटी ने, पॉलिटिकल कमेटी ने कुछ और फ़ैसला किया, बाद में फ़ैसला कुछ और हो गया। बैरिस्टर अकील कह रहे हैं कि खुश नहीं हैं तहरीक इंसाफ के लोग इस बॉयकॉट से। आप पर्सनली खुश हैं कि सही फ़ैसला हुआ ये? नहीं, मैं तो समझता था और हूँ कि मुकाबला करना चाहिए, मुखालिफ को कभी खाली मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन बहरहाल फिर बाद में उस पर गुफ्तगू हुई, फिर खान साहब का फ़ैसला आ गया,
और खान साहब का फैसला फिर आखिरी है, वही पार्टी की पॉलिसी है। और वो इस सोच पे उन्होंने बॉयकॉट की तरफ गए हैं कि ये जो लोग डिस्क्वालीफाई किए गए हैं, हमारे उमर अयूब साहब जैसे लोग या अहमद खान बच्चर साहब जैसे लोग, तो वो फैसले को हम नहीं मानते। अगर उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, वहां इलेक्शन में जाएंगे, तो इसका मतलब होगा कि उस फैसले को हम मान रहे हैं। ये एक एस्पेक्ट है इसका, और इस बुनियाद पे क्योंकि वहां से हमारे लेकिन अली साहब 8 फरवरी का इलेक्शन भी तो आपने लड़ा ना, आप ऑपोजिशन के बेंचेस पर भी तो बैठे हैं, आप कौमी असेंबली में भी तो ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठे ना। इसका मतलब है कि आप इस असेंबली को मान रहे हैं जो कि ये हुकूमत आई हुई है। देखिए, तहरीक इंसाफ बड़ी हद तक सिस्टम के अंदर है और फाइट कर रहे हैं। मैं जितना चीज़ों को देख रहा हूँ, मुझे डिलिबरेट कोशिश लग रही है कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ की जो प्रेजेंस है वो इस सिस्टम के अंदर मिनिमलाइज किया जाए। उनकी तो ख्वाहिश होगी कि ख़त्म ही कर दी जाए, क्योंकि पहले स्टेज में उन्होंने इमरान खान साहब और उनकी जमात जो हम लोग हैं उनको इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया, पास ही नहीं होने दिया। लेकिन जब पास हो गए, बॉसों को डिस्क्वालीफाई कर दिया और बॉसों के पीछे पड़े हुए हैं। कोशिश यही है कि मेरे ख्याल में जो डिलिबरेट एक एफर्ट मुझे उनकी तरफ से लग रही है वो ये है कि तहरीक इंसाफ को निज़ाम से निकाला जाए और फिर लोग भी देखें, लाइफ गोज ऑन। तो उनकी शायद सोच ये है, हालांकि मैं नहीं समझता कि लोगों के दिलों से खान साहब या तहरीक इंसाफ की जल्दी निकल सकती है। इंशाल्लाह निकलेगी, पहले ही हमारी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। लेकिन मैं जो मुझे लग रहा है वो ये है, एक मैं अपनी बात पूरी कर लूं, कि वो शायद ये सोचते हैं कि इलेक्शन से भी नहीं लड़ने दिया, आधी पार्टी भी तोड़ दी, लीडर को भी जेल में डाल दिया, निशान भी नहीं दिया। अब जो आ गए हैं उनमें से किसी को 26वीं तरमीम में उधर उधर कर दिया, कुछ के डिस्क्वालीफाई कर दिया, सजाएं दे दी। तो ओवर पैसेज ऑफ टाइम तहरीक इंसाफ खत्म होती चली जाए, निज़ाम से निकलती चले जाए और फिर लोग आगे बढ़े और तहरीक इंसाफ के साथ पारीना बढ़ जाए। ये शायद उनकी सोच है, जो मैं नहीं समझता सही है। लेकिन बहरहाल हमें, मेरे ख्याल में, पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, सेनेट में, हर जगह उनका मुकाबला करना चाहिए। मेरी अपनी जाती सोच ये है कि कभी भी हमें उनको मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। एक वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस। वो 9 अप्रैल की रात आपको याद होगी, 9 अप्रैल को मैं नहीं होता, कोई और होता, खान साहब का कोई और सिपाही होता, लेकिन उसके बाद लोग निकल आए और तहरीक खड़ी हो गई। तो एक बंदा भी फर्क डाल सकता है अगर काम का कोई बंदा किसी जगह फाइट कर रहा हो। नहीं, निज़ाम से निकलने की आपने बात की ना, उसमें सबसे ज़्यादा मदद तो हुकूमत की या आपकी जो अपोजिशन है वो पीटीआई खुद करती आई है। पहले 2 असम्बलीज़ को आपने डिज़ोल्व किया, उसके बाद रिज़ल्ट देखा, कायमा कमेटियों के इस्तीफ़े हो जाएं, कौमी असम्बली के इजलास का बॉयकॉट करके आप एक बार पार्लियामान लगा लेते हैं, असम्बली लगा लेते हैं, और ज़िमनी इंतखाबात की बात भी हमने कर ली। तो ये तो हमेशा से इसमें मुश्किल नहीं आई हुकूमत को, आपने पूरा कोऑपरेट किया उनके साथ। तहरीक इंसाफ में मैं जब पिछली 1 दहाई पे नजर डालता हूं तो एक सोच हमेशा ये रही है कि हम उनको इस तरह से लेजिटिमेसी दे रहे हैं किसी चीज में अंदर आके। दूसरी सोच ये रही है कि नहीं, अंदर जाके फाइट करनी चाहिए। तो इस पे मुख्तलिफ आरा आती रहती हैं। जब ये असम्बलियां डिजॉल्व की गई, वो तो इस सोच पे खान साहब ने की थी। उनको ये तो नहीं पता था ना कि आइन को पामाल किया जाएगा और 90 डेज में इलेक्शन नहीं होगा। उनका तो ये ख्याल था कि जो आइन में है 90 दिन में इलेक्शन हो जाएगा। वो नहीं उन्होंने होने दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, आई थिंक अता बंदयाल साहब का हुक्म था, उसको भी नहीं माना, ना इलेक्शन कमीशन ने माना, ना हुकूमत ने माना। ठीक, बहरहाल वो तो देखें, माजी है, माजी से इंसान सीखता है। मेरे ख्याल में अभी मैं जितना इन चीज बेशुमार दफा खान साहब के केसेस में, मैं अडयाला में और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्टों में, मैं मुख्तलिफ केसेस में जाके मैं देखता रहा हूँ, ऑब्जर्व करता रहा हूँ। मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल केसेस हैं और मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूं, इनका हल जुडिशल नहीं है, इनका हल पॉलिटिकल है। अब मैंने कुछ दिन पहले, कोई हफ्ता एक पहले, हमारे जो चेयरमैन है गौहर साहब, उनको भी ये कहते सुना कि वो भी ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल केसेस, इनका हल पॉलिटिकल है। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग सिंस लास्ट 1.5 ईयर, बल्कि इनफैक्ट मोर देन 1.5 ईयर बिफोर द इलेक्शन, दैट वाज आई एम सेइंग कि ये तो सारा पॉलिटिकल है। खान साहब पे एक आदमी है जो एक वजीर आजम है, वो ठीक ठाक आदमी है, पूरा मुल्क मानता है कि भाई ईमानदार है। ठीक है, शख्सियत पे आप 100 इल्जामात लगा लें जो हमारे मुखालिफिन है, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि खुदा न खास्ता बेईमान है। अचानक उसने ऐसा क्या कर दिया रजीम चेंज के बाद कि उस पर 250-300 केसेस बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये केसेस जेन्युइन नहीं है, केसेस पॉलिटिकल है। अब अगर आप पूरे एक लाइन सिर्फ, अगर इन केसेस को हम कहें कि नहीं हमने अदालत से ही बरी होना है, तो एक केस में आप देख लें अलकादिर को कब से वो लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है खान साहब को 9 मई के केसेस में, लेकिन अलकादिर का अभी तक अपील नहीं लग रही, सजा मुअत्तली का।
तो आप फिर देख लें कि 350 केसेस में तो फिर कुछ 100 साल लगेंगे। नो, पॉलिटिकल केसेस, देयर हैज टू बी अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन फॉर दैट। उनको खान साहब से बात करनी चाहिए ताकि ये मुल्क, ये निजाम नॉर्मलिटी की तरफ जाए। बल्कि मैं एक नुकता और रखूंगा, देखिए आपने शुरू में बात की कि पॉलिटिकल यूनिटी इस क्राइसिस, ये फ्लड को हम उस तरह से शायद पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। उसमें बेसिक वजह ये है कि अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम में नॉर्मलसी लाते, खान साहब को बाहर लेके आए होते, बैठे होते, वो आके आपके साथ हाथ में लाके बैठते, सैलाब की हद तक, सैलाब उन लोगों की मदद की, बल्कि हमारा अपना जो इमरान खान रिलीफ एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, करोड़ों रुपए की तो हम खुद इमदाद किया करते थे। खान साहब जेल में, वो किस तरह वो सारा चल सकता है? तो अगर हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क को हम इस क्राइसिस से निकालें, पॉलिटिकल प्लस जो कैटास्ट्रफी है, जो ट्रेजेडी आई है सैलाब वगैरह की, उसके लिए फिर पॉलिटिकल लीडरशिप को आप निकालें, कंसिलिएशन जरूरी है। सारे मुहब्बत वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का दुश्मन तो इनमें कोई नहीं है।